जानकारी है। पेरिस कम्यून 8 से 10 मिनट हम इस पर आपसे बोलेंगे, बात करेंगे, क्योंकि इसी समय में और भी सारे कार्यक्रम हैं, मैंने काम करने हैं। नहीं कॉमरेड के मैं कहूँगा कि आप 2 बजे तक इसको ठीक ठीक ठीक। आज ये समझने की जरूरत है कि पेरिस कम्यून का वास्तव में ऐतिहासिक महत्व था क्या। क्योंकि पिछली बार भी जो बात हुई है तो हम जानते हैं कि मजदूरों का राज्य स्थापित हुआ, 71 दिन तक चला, वो बहुत ज़्यादा चला नहीं, और नहीं चलने के बाद उससे जो शिक्षा हासिल हुआ पूरे विश्व के मजदूर आंदोलन को, उसका इन सबों के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी आप लोगों को रखनी चाहिए, क्योंकि आप लोग मजदूर वर्ग के का वो हिस्सा हैं जो अब सचेत होना शुरू हो चुका है। आपको जानना चाहिए कि आपके वर्ग की दरअसल ताकत क्या है और क्यों अगला भविष्य जो है समाज का, केवल हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में, क्यों अगले भविष्य की जो जिम्मेदारी है वो आपके कंधे पर है। आप अपने कंधे को कमजोर ना समझें। अकेले आपका कंधा कमजोर मालूम हो सकता है कि हम भाई अब अकेला मजदूर वाकई बहुत कमजोर है, वो रौंद दिया जाने की स्थिति में है। लेकिन एक वर्ग के रूप में दुनिया के मजदूरों की जो ताकत है, और क्यों वैज्ञानिक रूप से उस ताकत को साबित किया गया कि यही वो अगली ताकत है जो दुनिया को चला सकती है। अगर इस ताकत ने आने वाली भविष्य में समाजवादी समाज का कार्यभार अपने कंधे पर नहीं लिया तो दुनिया विनष्ट होने के कगार पर है, पूंजीवादी का। आप ये समझें साथियों, जिस समय की ये घटना है उस समय तक, जिस समय की ये घटना है उस समय तक पूरी दुनिया में राजनीति के रंगमंच पर, समाज के रंगमंच पर, उद्योग के रंगमंच पर मजदूर वर्ग का और पूंजीपति वर्ग का उदय बिल्कुल हो चुका था, स्पष्ट। जो साधन संसाधन के जो मालिक थे, जो उसके ओनर थे, वो पूंजीपति वर्ग से आते थे। बड़े बड़े कारखाने लग चुके थे और पूंजीपति वर्ग ने एक लंबी लड़ाई अपने पीछे के शासक वर्ग, किससे? जो सामंत वर्ग था, सामंत वर्ग से पीछे की लड़ाई जो वो लड़ करके वो सत्ता सीन हो चुका था, या बहुत जगह हो रहा था, बहुत जगह वो समझौते में था दुनिया के पैमाने पर। इसी तरह से सारा विकास समाज का होता है। पेरिस में उस समय जो युद्ध था, प्रशा का युद्ध जर्मनी के साथ, पेरिस में उस युद्ध में बहुत बुरी पराजय हो रही थी पूंजीपति वर्ग की। जैसा कि साथी महासचिव ने कहा कि जो मजदूर वर्ग का जो विशाल आबादी जो पैदा हो गई थी, उसमें लिखा हुआ है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में कि पूंजीपति वर्ग ने एक ऐसी शक्ति को, क्योंकि आपके बिना उसका भी अस्तित्व नहीं है। पूंजी जिस समय पैदा हुई वह पूंजी के रूप में तभी तक एग्जिस्ट कर सकती है जबकि वह आपके श्रम का शोषण करे। अगर आपके श्रम का शोषण करने की ताकत उसमें नहीं है तो वह पूंजी नहीं है। तो आपके श्रम के शोषण पर भी ही वो आधारित थी। सामने जो भी देखते थे लोग
कि मजदूरों की जो दुर्दशा थी, मजदूरों के जो उनके का जो जीवन के हालात थे, वो बहुत सारे चिंतन करने वाले लोगों को वो खटकते थे कि नहीं, अच्छा नहीं है, इनकी हालत सुधरनी चाहिए। लेकिन उनको विज्ञान का पता नहीं था कि आखिर इनकी हालत सुधरेगी कैसे। उसमें पूंजीपति वर्ग से ही ऐसे ऐसे लोग पैदा हुए थे जिसमें कि जिन्होंने कल्पना पूरी फैक्ट्री को अपने काल्पनिक समाजवादी तौर तरीके से चलाना शुरू किया और पूरी तरह फेल कर गए। पूंजीवादी अंतर्विरोध का उनको पता नहीं था, पूंजी के विकास का पता नहीं था, और समाज के इस पूंजीवादी विकास के गर्भ में जो समाज पल रहा है वो किन शक्तियों के नेतृत्व में वो आगे बढ़ेगा, वो अगला समाज होगा, प्रोग्रेसिव समाज होगा, इनका भी पता नहीं था। उनका था क्या कि मजदूरों का शोषण हो रहा है, मजदूरों की हालत खराब है, मजदूरों की बुरी स्थिति है, इसको ठीक कैसे कर दिया जाए। इसमें बहुत सारी धारणाएं, बहुत सारा कॉन्सेप्ट, समाजवादी कॉन्सेप्ट। पहली बार 1848 में कार्ल मार्क्स ने इस समाज पूंजीवादी समाज की विवेचना, स्पष्ट उसकी व्याख्या करके और पूरे इतिहास की व्याख्या करते हुए वो इस निर्णय पर पहुंचे वैज्ञानिक तौर पर कि समाज का जो विकास होता है वह वर्ग के अंतर्विरोधों से होता है। उसकी जो धुरी होती है वह वर्ग के अंतर्विरोधों से, और जब अंतर्विरोध है तो संघर्ष होगा। जब दो वर्ग का हित दो विपरीत दिशा में है तो उसमें संघर्ष होगा। तो ये वर्ग संघर्ष जो है उसका केंद्र है, और इससे वो निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि नहीं, आधुनिक समाज जो अब इंग्लैंड में पूरी तरह से, फ्रांस में, यूरोप के बहुत सारे देशों में पूंजीवाद का इस स्तर से विकास हो चुका था, ये अंतर्विरोध अब बिल्कुल सामने दिखाई पड़ता था। उस चीज की व्याख्या करते हुए उन्होंने इस बात को सामने वो लिटरेचर में, साहित्य में ले आए कि आज के समाज का मुख्य अंतर्विरोध जो है वह पूंजीपति वर्ग के बीच में और विशाल मजदूर वर्ग के बीच में। ये सिद्धांत जब सामने आया तो समाजवाद एक विज्ञान बन गया। समाजवाद एक विज्ञान बन गया, किसी के मन की बात। हेलो, सुनिए ध्यान से सुनिए, क्या लिख रहे हैं भाई, क्या लिख रहे हैं? हम जो बोल रहे हैं, अच्छा ठीक है। तो समाजवाद विज्ञान बन गया। कैसे विज्ञान बन गया? पहले था कि किसी के मन में कोई बात आई कि हमको इनका उद्धार कर देना चाहिए, हमको इनका सुधार कर देना चाहिए, हमको इनका विकास कर देना चाहिए, इनके पास 50 रुपया नहीं है, दे दो भाई आज खाने के लिए। हमारे मन में आया तो समाज का नियम, हम इनको 50 रुपया देकर आज खिला सकते हैं। देखिए दोनों में अंतर क्या है। हम इनको 50 रुपया देकर के आज खिला सकते हैं, बहुत साधारण एग्जाम्पल से समझा रहे हैं। लेकिन इन जैसे लाखों करोड़ों लोग जो भूखे हैं, उनके खाने की व्यवस्था का हमारे इस कदम से नहीं होने जा रहा है, क्योंकि